जब भी हम किसी बार चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो हमें एक लंबे प्रोसेस से गुजरना होता है। हमें ग्रहों की स्थिति को कुंडली के अंदर देखना होता है, सभी ग्रहों के कॉम्बिनेशन को हमें देखना होता है, उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को देखना होता है और साथ ही साथ हमें दशाओं का और ट्रांजिट का भी आकलन करना होता है और एक लंबा प्रोसीजर होता है। इस प्रोसेस से गुजरने के अंदर हमें कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है, तब जाके हम ईमानदारी से किसी बर्थ चार्ट का फलित कर पाते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, जितने भी ज्योतिष के बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उनको मैंने पढ़ा है, समझा है, और उन सभी का ये कहना है कि एक बर्थ चार्ट को पढ़ने के लिए हमें सभी तरह से ग्रहों की स्थिति को जांच लेना होता है, परख लेना होता है, और इसके अंदर हम किसी भी प्रकार की जो है ढिलाई नहीं बरत सकते। परंतु क्या हम किसी एक ग्रह के आधार पर ये बता सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर कितनी सफलताएं मिलेंगी, उसके जीवन का सार क्या है? अगर इसका मैं जवाब दूं तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है। कोई एक ग्रह व्यक्ति के जीवन का पूरा सार हमें बता सकता है, उसकी सफलताओं की दर किस प्रकार की रहेगी ये हमें पता चल सकता है, और वो भी आसानी के साथ में। अब इसे हम किस प्रकार से देख सकते हैं, यही आज का हमारा विषय है, और इस विषय को हम बड़ी सूक्ष्मता के साथ में अध्ययन करने वाले हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा, जिससे कि हमें ये विषय और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि कौन सा बर्थ चार्ट अच्छा है और कौन सा बर्थ चार्ट अच्छा नहीं है। आप कौन सी कुंडली को अच्छी कहेंगे? क्या किसी बर्थ चार्ट के अंदर 3 से 4 ग्रह उच्च के हैं, क्या उस बर्थ चार्ट को आप अच्छा कहेंगे? क्या किसी बर्थ चार्ट के अंदर 2 से 3 राजयोग हैं, बड़े बड़े राजयोग, क्या आप उस बर्थ चार्ट को अच्छा कहेंगे? किसी बर्थ चार्ट के अंदर धन योग है, क्या आप उस बर्थ चार्ट को अच्छा कहेंगे? आपने देखा होगा कि बड़े बड़े राजयोग भी विफल होते हुए नजर आते हैं, धन योग विफल होते हुए नजर आते हैं। कुंडली के अंदर उच्च के ग्रह होने के बावजूद व्यक्ति संघर्ष करते हुए नजर आता है। फिर आप कहेंगे, क्या इनका कोई महत्व नहीं है? क्या राजयोग का महत्व नहीं है? क्या ग्रहों के उच्च या ताकतवर होने का कोई मतलब नहीं रह जाता? इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, हाँ, मतलब रहेगा, ज़रूर रहेगा। इनकी स्ट्रेंथ को जो है अपना अपना एक महत्व हमें देना ही होगा। राजयोग भी अपनी जगह काम कर सकते हैं, धनयोग भी अपनी जगह काम कर सकते हैं, परंतु अच्छा बर्थ चार्ट वही है जिसके अंदर दशाएं सपोर्ट करती हो, जिनमें दशाओं का सीक्वेंस जो है प्रॉपर हो। जैसे मान लीजिए कि किसी को एजुकेशन से संबंधित जो है अच्छे रिजल्ट लेने हो, तो एजुकेशन का टाइम क्या रहता है? बच्चा जब 10 साल तक का होता है तो उसे माँ बाप के द्वारा अच्छे संस्कार मिलते हैं, प्राइमरी एजुकेशन लेनी होती है। उसके बाद में जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, फिर वो एक एक क्लास आगे बढ़ता है और फिर उसे हायर एजुकेशन के अंदर जाना होता है। अमूमन जो है 20-22 वर्ष तक जो है बच्चा अपने आप को जो है एजुकेट करता है, और किसी न किसी सेक्टर के अंदर जो है अपने आप को जो है क्वालिफाई करता है। इस दौरान में अगर बच्चे की एजुकेशन को सपोर्ट करने वाले ग्रहों की दशा
चालू हो और वो ग्रह अगर ताकतवर हो तो बच्चे की एजुकेशन अच्छी तरह से जाएगी। फिर इसके बाद में 20 साल से लगाकर 40 साल की उम्र वो होती है जिसके अंदर व्यक्ति अपने करियर को सेट करता है, फाइनेंस को जो है स्ट्रॉन्ग करता है, अपनी सुख सुविधाओं की ज़रूरतों को पूरा करता है, अपना मकान बनाता है, प्रॉपर्टी लेता है। और इसी दौरान व्यक्ति की मैरिज भी होती है। मैरिज के अंदर व्यक्ति को जो है संतान की प्राप्ति भी होती है और व्यक्ति का अपना एक परिवार बनता है। और यही वो समय होता है 20 से 40 साल का जिसके अंदर व्यक्ति अपने आप को प्रूव करता है और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी व्यक्ति लाना चाहता है। अगर व्यक्ति को इस दौरान अच्छे ग्रहों का सपोर्ट मिले तो इस समय को व्यक्ति अच्छी तरह से यूटिलाइज करता है और एक सफल व्यक्ति के रूप में जो है दुनिया के सामने आता है। बाकी 40 साल के बाद में अगर ग्रहों की दशाएं अगर 19-20 भी हो तो व्यक्ति जो है बर्दाश्त कर लेता है। परंतु क्या होगा अगर शुरुआत के सालों के अंदर जब व्यक्ति को एजुकेशन की ज़रूरत हो तो ऐसे ग्रहों की दशाएं चल जाए जो एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करती हो। 20 साल से लेकर 40 साल का जो पीरियड है उसमें ऐसे किसी ग्रहों की दशाएं लगी हो जो कुंडली के सबसे नेगेटिव ग्रह हो, जो संघर्ष कराने वाले हों, तब क्या होगा? व्यक्ति का जीवन का एक महत्वपूर्ण समय इन संघर्ष के दौरान ही निकल जाएगा। परंतु यही ग्रह जो व्यक्ति को धन संपत्ति देते हैं, व्यक्ति की मैरिज करवाते हैं या फिर एजुकेशन देते हैं, यही ग्रह यदि 60-70 साल की उम्र के दौरान एक्टिवेशन में आ जाए तो उनका फ़ायदा क्या? व्यक्ति को क्या मिलेगा? क्योंकि जो समय निकल गया उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये है कोई भी कुंडली जो है अच्छी तभी होती है जब उसे सही तरह से दशाओं की सीक्वेंस देखने को मिले। और ये जो दशा की जो सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही हमें देखने को मिलती है। अगर कर्म हमारे अच्छे हैं तो ये सीक्वेंस हमें प्रॉपर स्वरूप के अंदर देखने को मिलती है, और अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो फिर कुछ इस तरह की उल्टी पुल्टी सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है। मान लीजिए कि कोई ग्रह अच्छी स्थिति में है और उसकी दशा जो है 60-70 साल की उम्र के बाद में आती है, तो व्यक्ति को पूरे जीवन भर इस बात का आभास होता है या इस बात का एहसास होता है कि मेरे अंदर तमाम प्रकार की योग्यताएं होने के बावजूद मैं संघर्ष कर रहा हूं और बाकी के लोग जो है उतनी काबिलियत नहीं रखते हैं, परंतु फिर भी वो लोग बड़े मज़े के साथ में रह रहे हैं। तो ये जो तकलीफ़ है ये देने के लिए ही प्रकृति जो है इस प्रकार की दशाओं की सीक्वेंस देती है, क्योंकि ये एक तरह का पनिशमेंट है जो व्यक्ति दशाओं के माध्यम से भुगतता है। अब इसी बात को हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि आपके सामने ये एक मकर लगन की कुंडली है और मकर लगन के अंदर हम सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, सबसे ज़्यादा अच्छे ग्रह की अगर बात करें तो वो शुक्र होता है। क्योंकि इस मकर लगन की कुंडली में आप देखेंगे कि शुक्र एक केंद्र और एक त्रिकोण का अधिपति होकर एक योग कारक ग्रह होता है। ये एक राजयोग देने वाला ग्रह होता है। ये वो ग्रह होता है जो जीवन में आपकी सभी अभिलाषाओं को पूरी कर सकता है। अगर हम इस शुक्र की बात करें तो
मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये शुक्र एजुकेशन दे सकता है? तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि ये कुंडली का सबसे अच्छा ग्रह है। और अगर इसकी पोजीशन अच्छी है, जैसा कि आप इस कुंडली के अंदर देख रहे हैं कि शुक्र जो है कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है, योग कारक होकर एक अच्छी प्लेसमेंट हासिल किए हुए है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस 11वें घर के अंदर वृश्चिक राशि आती है, यानी कि इसका डिस्पोजिटर बनता है मंगल। और अगर मंगल की स्थिति आप देखेंगे तो मंगल कुंडली के तीसरे घर के अंदर अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है। इसका मतलब डिस्पोजिटर भी बलवान है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो आप इस प्रकार कह सकते हैं कि जिसके घर में आप मेहमान बन के गए हैं, वहाँ पर आपकी जो है अच्छी देखभाल हो रही है, वहाँ पे आपका अच्छा वेलकम हो रहा है, क्योंकि वहाँ का मालिक बड़ा पावरफुल है। वो आपकी जो है हिफाजत भी कर सकता है, आपकी देखभाल भी कर सकता है। तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि शुक्र इस कुंडली के अंदर ताकतवर स्थिति में है, पावरफुल है, क्योंकि एक तो जो है ये योग कारक है, ऊपर से इसकी प्लेसमेंट भी अच्छी है, और तीसरा इसका डिस्पोजिटर भी जो है बलवान स्थिति के अंदर है। ऐसी स्थिति में ये शुक्र जो है 5वें घर का अधिपति है, जो कि आपको एक अच्छी एजुकेशन दे सकता है। मैं आपसे पूछूं कि क्या ये शुक्र नेम दे सकता है? क्या ये शुक्र आपको फेम दे सकता है? क्या ये शुक्र आपको क्षमतावान बना सकता है? क्या ये शुक्र आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर प्रभावशाली बना सकता है? तो इसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि ये शुक्र कुंडली का 10वें घर का अधिपति है और एक अच्छी प्लेसमेंट लिए हुए है। क्या ये शुक्र आपको धन संपत्ति दे सकता है? आपका फाइनेंस अच्छा रख सकता है? जवाब होगा हाँ, क्योंकि ये शुक्र जो है इसी चीज़ का कारक ग्रह माना जाता है। क्या ये शुक्र आपको मैरिड लाइफ के अंदर प्लेजर दे सकता है? क्या ये आपके वैवाहिक जीवन को सुंदर और सुखद बना सकता है? जवाब होगा हाँ, क्योंकि शुक्र जो है इसी चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्रह है। क्या ये शुक्र आपको मोटर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, लग्जरी, जितने भी जो है आधुनिक गैजेट्स आते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं आती है, क्या ये शुक्र आपको ये सब चीज़ें दे सकता है? जवाब होगा हाँ, ये शुक्र दे सकता है, क्योंकि शुक्र इन चीज़ों का कारक ग्रह है। क्या शुक्र ऐसी चीज़ें आपको दे सकता है, ऐसी सुख सुविधाएं दे सकता है जो पैसे के द्वारा खरीदी जाती है? जवाब होगा हाँ, क्योंकि शुक्र जो है धन संपत्ति का कारक ग्रह है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये शुक्र आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करा सकता है? जवाब होगा हाँ, क्योंकि ये शुक्र जो है कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है, और 11वां घर जो है इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। और क्योंकि 11वें घर के अंदर ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो कुंडली का सबसे शुभ ग्रह है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपसे ये सवाल किया जाए कि क्या इस शुक्र की दशा कैसी जाएगी, तो आप सभी का एक ही जवाब होगा कि बेशक ये दशा जो है अच्छी ही जाएगी, क्योंकि शुक्र कुंडली का सबसे पावरफुल ग्रह होने के साथ साथ एक अच्छी स्थिति के अंदर है, और जानी भी चाहिए। परंतु अगर इस कुंडली का जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति अगर आपसे कहे कि मेरी एजुकेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाई, मेरा फाइनेंस जो है बहुत गड़बड़ाया हुआ रहा, मैं आज तक जो है कभी सेटल नहीं हो पाया, जिन चीज़ों की मैंने ख्वाहिश की वो चीज़ें मुझे मिल नहीं पाई, मेरी ख्वाहिशें अधूरी रह गई, तो आप यकीन करेंगे आपको करना होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए
कि ये शुक्र कुंडली के अंदर बेशक जो है अच्छी स्थिति के अंदर है और सब कुंडली का सबसे जो है पावरफुल ग्रह है, राजयोग कारक है। परंतु परंतु ये बर्थ चार्ट है, इस बर्थ चार्ट के अंदर जन्मकालीन दशा जो है वो बृहस्पति की है और बृहस्पति के बाद में शनि की दशा आती है और शनि के बाद में बुध और बुध के बाद में केतु की दशा आती है, इसके बाद में शुक्र की दशा आती है। और ये जो बुध है, बृहस्पति है, शनि है, ये सभी कुंडली के अंदर पूरी तरह से अफ्लिक्शन में है। बृहस्पति और बुध जो है सूर्य के द्वारा अफ्लिक्शन में है या यूं कहें कंबस्ट है, और राहु के द्वारा अफ्लिक्शन में है, और शनि भी जो है पूरी तरह से जो है अफ्लिक्टेड है। ऐसी दशा में व्यक्ति की दशाओं की शुरुआत जो है बृहस्पति से होंगी। बृहस्पति का एक लंबा कालखंड होता है, उसके बाद में शनि की दशा आएंगी। शनि की दशा भी काफ़ी लंबी जाती है, उसके बाद में बुध की दशा भी लंबी आती है और उसके बाद केतु की दशा आती है। क्योंकि इस कुंडली के अंदर ये तीनों के तीनों ग्रह जो है अच्छी स्थिति के अंदर नहीं है और किसी भी प्रकार से शुक्र से एसोसिएटेड नहीं है। और जब ये ग्रह अपनी दशाओं के अंदर आगे बढ़ाएंगे कालखंड को, तो जब तक इन ग्रहों की दशाएं खत्म होगी, व्यक्ति की उम्र तकरीबन जो है 60 वर्ष के आसपास हो गई होगी। तो इन 60 सालों के दौरान व्यक्ति को शुक्र की दशा देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब जब व्यक्ति का एजुकेशन का समय आएगा तो उसे दशाओं का सपोर्ट नहीं मिलेगा, एजुकेशन के अंदर व्यक्ति को तकलीफें आएंगी। जब 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र रहेगी तो उस वक्त जो है ऐसे ग्रह की दशाओं की उसे ज़रूरत पड़ेगी जो मैरिज करा सके, जो करियर को सेटल कर सके, जो व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं दे सके, व्यक्ति के फाइनेंस को जो है कंसोलिडेट करा सके। परंतु दुर्भाग्यवश जो है ऐसे ग्रहों की दशा उस समय चल रही होती है जो इन सब कामों को जो है सपोर्ट नहीं करते या उनके अंदर किसी प्रकार की कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो आप बताइए, ये जो शुक्र की दशा है जब 60 साल की उम्र हो जाएगी तब उसके जीवन में एक्टिवेट होंगी, तब वो व्यक्ति जो है पैसे का क्या करेगा, क्या 60 साल की उम्र के अंदर व्यक्ति एजुकेशन लेगा, ये सब सोचने वाली बात है। तो इसीलिए जो है कुंडली वही अच्छी है जिसके अंदर दशाओं का सीक्वेंस प्रॉपर है, और दशाओं का सीक्वेंस हमें अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही मिलता है। इसीलिए हम जो है ये कहेंगे कि हमें जो है दशाओं के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए और दशाओं के आधार पर ही जो है हमें कुंडली को पढ़ना चाहिए, उसी के आधार पर जो है हमें आकलन करना चाहिए। तो ये तो हुई जो है दशाओं की बात। और आज का जो हमारा विषय है, अब हम उसके ऊपर आते हैं जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा विषय यह था कि क्या हम किसी एक ग्रह को आधार मानकर किसी बर्थ चार्ट का सही आकलन कर सकते हैं? क्या व्यक्ति को ये बता सकते